डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑन एईसी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एईसी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आईक्यू सीरीज चला रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और इसी सीरीज के अंदर अब हमारा जो नेक्स्ट जो इसी में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, सॉइल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं परमेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का ये सेकंड पार्ट है। आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। नाउ बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। उससे पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है। वो ऐसे बेसिक अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे चाहते हैं अगर अपनी एसएससी जेई की या स्टेट एई की तैयारी को अच्छा करना, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर भोपाल से। ये आपको बोर्ड पे नीचे नंबर दिया है, आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए है या जो भी क्वेरी है आपकी, आप उन क्वेरी को जो है अपनी सॉल्व कर सकते हैं। जो बैचेस हैं वो आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, दैट इज हिंदी और इंग्लिश में, और रिस्पेक्टिव ब्रांच आपकी जो दी है दैट इज सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन बाय सर्चिंग अवर ऐप दिस एईसी एईजेई लाइव कोचिंग क्लास। नाउ ये आप ऐप में, अब इसमें क्या बेनिफिट मिल जाते हैं आपको ऐप में, आपको जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसी को आपको लाइव फॉर्म में बट ऑनलाइन मीडियम में मिल जाएगा। आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो अवेलेबल रहेगा। टेस्ट जो आपका मटेरियल है या जो आपकी स्टडी मटेरियल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब इसको डाउनलोड कहाँ से करें, तो आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इस नेम को। दोनों यूजर्स सर्च कर सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप iOS यूजर हो। और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली स्कैन कोड को जो है स्कैन करके इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। नाउ अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ द परकोलेटिंग फ्लूइड इज रिड्यूस्ड बाय 70% 90% रिस्पेक्टिवली। बाकी सारी चीजें इसने कांस्टेंट मानी है, आपको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में क्या चेंज आएगा। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है फैक्टर अफेक्टिंग जो आपकी परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप जानते हैं कि परमेबिलिटी को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब इसमें एक फैक्टर है, दिस इज द फ्लूइड। फ्लूइड की जो आपकी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी हो सकती है फ्लूइड की, या तो उसका यूनिट वेट हो सकता है या उसकी विस्कोसिटी होती है। आप जानते हैं कि परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी दिस कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, ये आप लोग जानते हैं। नाउ अगर मैं इस कांस्टेंट को अलग करूं तो k विल बी इक्वल टू, लेट अस सपोज से, अल्फा टाइम्स ऑफ गामा अपॉन में म्यू, वेयर गामा इज द यूनिट वेट ऑफ एनी फ्लूइड एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, राइट। नाउ k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो k1 की वैल्यू इसने ये दे रखी है कि अगर आप, लेट अस सपोज से दिस इज द k1, लेट अस सपोज से दिस इज k1 व्हिच इज इक्वल टू अल्फा गामा अपॉन में म्यू। नाउ सेकंड उसने ये बोला है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो K2 है दिस विल बी इक्वल टू, कितना रिड्यूस हुआ है इसका यूनिट वेट, 90% उसका यूनिट वेट रिड्यूस हो गया है परकुलेटिंग फ्लूइड का, और विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई 70% ऑफ द ओरिजिनल विस्कोसिटी। तो 0.7 म्यू और ऊपर है आपका 0.9 यूनिट वेट इनटू अल्फा। ठीक, तो ये K2 है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चेंज, टोटल चेंज बता दो। तो आप जानते हो टोटल चेंज, अगर आप परसेंटेज चेंज चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज दैट इज द टोटल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वन। तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट इज 9/7 ऑफ गामा अपॉन में म्यू इनटू अल्फा, और ये तो आपका अल्फा गामा अपॉन में म्यू है। तो परसेंटेज चेंज मैं निकालूं तो फाइनल माइनस इनिशियल 9/7 गामा बाय म्यू इनटू अल्फा माइनस अल्फा गामा अपॉन में म्यू, और K1 की वैल्यू है अल्फा गामा अपॉन में म्यू। गामा अपॉन में म्यू सभी जगह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे यहाँ से 9/7 माइनस 1, सो 9 माइनस 7 दैट इज 2/7 इंटू 100%। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 28.6% ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आपका पहला फैक्टर है जो कि आपका अफेक्ट करता है परमेबिलिटी को, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड या मीडियम की प्रॉपर्टी। अब इसी चीज को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने एक नया कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, के डैश से डिनोट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के ऊपर। क्योंकि अगर आपको कंपेयर करना है दो
सेम मीडियम को अलग अलग फ्लूइड के लिए, तो आपको एक ऐसी परमेबिलिटी बतानी पड़ेगी जो कि फ्लूइड के इंडिपेंडेंट हो बट मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें एक पहला फैक्टर हमने लिया, दिस इज द अफेक्ट ऑफ दी फ्लूइड प्रॉपर्टी। नाउ सिमिलरली अगर आपसे पूछ ले कि आपका साइज किस तरीके से अफेक्ट करेगा परमेबिलिटी के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो साइज आपका ज्यादा है, मान लो अगर हम सेकंड फैक्टर के बारे में बात करें, अगर किसी सॉइल के पार्टिकल की साइज बड़ी है तो उसमें सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। और जब सरफेस एरिया कम निकल के आएगा तो आपको मिलने वाली जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो कम मिलेगी, तो पानी आपका या फ्लूइड आपका आसानी से पास हो जाएगा। जब आसानी से पास हो रहा है इसका मतलब परमेबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो जितना साइज बड़ा है पार्टिकल का उसकी परमेबिलिटी उतनी ज्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया कम, और जितना साइज छोटा है उतनी ही उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल के आएगा, उतना ही उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो जो फ्लूइड रहेगा वो उससे आसानी से क्या नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा। और जब आसानी से पास नहीं कर पाएगा मतलब इस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, इम्परमेबल मीडियम बोल सकते हैं। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि साइज और स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम परमेबिलिटी, कम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा परमेबिलिटी, बड़ी साइज तो बड़ी परमेबिलिटी ज्यादा परमेबिलिटी, कम साइज तो कम परमेबिलिटी। ठीक, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग दी साइज अपॉन दी परमेबिलिटी। क्या टाइम का कोई इफेक्ट होगा परमेबिलिटी के ऊपर? टाइम ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है परमेबिलिटी के ऊपर। ठीक, तो एक दो तीन फैक्टर मैंने यहाँ पे अभी उठा लिए है परमेबिलिटी के। नाउ नेक्स्ट इज, ये है आपका परमेबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्या बोल रहा है कि असर्शन में ये बोला गया है कि कांस्टेंट एट परमेबिलिटी टेस्ट इज नॉट सूटेड फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल, द लेसर द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल लेसर इज द डिस्चार्ज। तो कांस्टेंट एट परमेबिलिटी, जनरली परमेबिलिटी की जो डिटर्मिनेशन है वो आप लैब में दो मेथड से करते हैं। एक आप पढ़ते हैं कांस्टेंट एट परमेबिलिटी मेथड और एक होता है आपका वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड। नाउ कांस्टेंट एट परमेबिलिटी मेथड में क्या होता है, कांस्टेंट एट परमेबिलिटी मेथड में आप जो परमेबिलिटी है, जो सॉइल है, उस सॉइल के अंदर आप हमेशा उसके ऊपर लेवल को कांस्टेंट बना के रखते हैं और नीचे कितना डिस्चार्ज कलेक्ट हुआ इन सफिशिएंट टाइम के अंदर इसको आप निकालते हैं। मान लो आपने v अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, v अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को कलेक्ट किया t टाइम में, तो v अपॉन में t ये क्या हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, दैट इज द q। और q को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द एरिया इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम अपॉन में टाइम विच इज इक्वल टू एरिया और वेलोसिटी को मैं बाय डार्सी लॉ वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू v इनटू k इनटू i। So velocity equal to k into I, where k is the coefficient of permeability, I is the hydraulic gradient. तो अगर आपको यहाँ से coefficient of permeability चाहिए by constant permeability method, so you can write this volume upon में time into area into I, और आप इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, this is equal to volume upon में time into area, और I को मैं लिख सकता हूँ total head loss per unit length। तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय कांस्टेंट हेड मेथड। अब जरा इसमें चेक करना कि अगर आपकी सॉइल एक फाइन ग्रेन सॉइल हुई जिसमें पानी को पास करने की क्षमता कम है, तो आप स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम कलेक्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएंगे। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड इसीलिए आपका सुटेबल होता है फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ना कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज नॉट सूटेड फॉर दी फाइन ग्रेन सॉइल, बिल्कुल सही बात है। क्यों? रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा, और जब डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा तो आपका कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एक्यूरेटली आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट उसने रीजन में ये दे रखा है कि लेसर परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, जो कि कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन सॉइल की कम परमेबिलिटी होती है, इसलिए आपको कम डिस्चार्ज ऑब्टेन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, रीजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, अब बॉटम लाइन कंक्लूजन अगर मैं इसका बताऊं तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी जो मेथड है वो आपके कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, और जो फॉलिंग हेड टेस्ट है, फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड टेस्ट है, वो आपका यूजुअली यूज किया जाता है फॉर दी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी आगे क्वेश्चन है तो फिर मैं वहां पे आपसे डिस्कस करूंगा फॉलिंग हेड टेस्ट के बारे में। तो ये छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको मैंने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी के बारे में। ये इस तरीके से आप के की वैल्यू निकालते हो
by using the constant air permeability method, where V is the volume, L is the length of this soil, T यूनिट टाइम में आपने कितना कलेक्ट किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल का है, और डेल्टा एच दैट इज द टोटल हेड लॉस है, जो कि आपका पानी का लॉस हुआ है फ्रॉम एंट्री से लेके एग्जिट तक के बीच में, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, दो क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, constant at permeability permeameter is the best suited for determination coefficient of permeability of the highly impermeable soil। तो क्वेश्चन में ये बोला है आपका जो constant at permeability मेथड है वो suited है for determination of coefficient of permeability, that means K के लिए, किस टाइप की सॉइल के लिए, परमेबल सॉइल के लिए या इम्परमेबल सॉइल के लिए। इट इज सूटेड फॉर कोर्स ग्रेन, मतलब हाईली परमेबल सॉइल, और इसने क्या लिखा है, हाईली इम्परमेबल सॉइल, मतलब ये चीज तो आपकी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड इज सूटेड फॉर द हाईली परमेबल सॉइल, नॉट इम्परमेबल सॉइल, राइट। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल मास डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जस्ट पहला ही क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा अपॉन में म्यू, यही बताया था, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बोल रहा है कि परमेबिलिटी का कोएफिशिएंट जो है वो डिक्रीज करेगा अगर म्यू इंक्रीज करो। ऑब्वियस सी बात, इनवर्स रिलेशन है, म्यू इंक्रीज कराओगे मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, फ्लूइड का विस्कस नेचर इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस फ्लो होने के लिए क्या मिलेगा, ज्यादा ऑफर करेगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पानी आसानी से पास नहीं कर पाएगा, इसका मतलब के वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। सो अवर के वैल्यू विल डिक्रीज इफ म्यू इज इंक्रीजेस। और सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर इफेक्ट देखो, टेम्परेचर के बढ़ने से आपका म्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर आपने किसी फ्लूइड को गर्म कर दिया तो उसमें लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से म्यू कम होता है, और जब म्यू कम होता है तो के क्या करेगा, के जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट है किसके ऊपर, परमेबिलिटी के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि के इनवर्सली रिलेट है विद म्यू, बट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे परमेबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे परमेबिलिटी कम होगी। रीजन इज दैट कि जो टेम्परेचर है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। सो ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वन इज दी करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। सेम थिंग जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज लिखी हुई है तीसरे स्टेटमेंट की, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है किसी भी सॉइल मास की वो टेम्परेचर से क्या होती है, इंक्रीज होती। रीजन इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरे और तीसरे सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो अभी तक जितने भी तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो तीनों आपस में इंटरलिंक्ड थे, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन लेके आया मैं। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब कुछ एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे अपना एसएससी प्री में अच्छा नंबर ला रहे हैं उनके लिए अगर मेंस की तैयारी करना है तो हमारे यहाँ पे 5 दिसंबर से अभ्यास बैच जो कि मेंस के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप इस अभ्यास बैच में एनरोल कीजिए, और जो अपनी गलतियां हो रही हैं आपके मेंस की प्रिपरेशन में, या अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप उसको जो है बूस्ट करें, ताकि आपकी जो फाइनल सक्सेस है उसमें आप क्या करें, उस चीज को आप गेन कर पाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अभ्यास बैच है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन कहाँ पे मिलेगा, हमारे ऐप पे मिल जाएगा, और ऑफलाइन हमारे भोपाल सेंटर में आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। इस कोर्स का जो कंप्लीशन या ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है वो आपका विद इन 2 मंथ, दैट मींस कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के पहले हो जाएगा, बट वैलिडिटी इस कोर्स की जो रहेगी वो 6 मंथ के लिए रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस कोर्स के साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलते हैं, ये उसकी ऑफलाइन, ये उसकी ऑनलाइन फीसेस लिखी हुई हैं। नाउ फीचर्स क्या हैं इसके, तो आपको इसमें मेनली आंसर जो आप लिखते हैं उस पर फोकस किया जाता है कि आप किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो, प्लस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो आपको इसमें दी जाती है ताकि आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 25 दिसंबर से, और टेस्ट सीरीज जो है वो रिस्पेक्टिव तीनों ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में दोनों मोड दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज का फीचर्स क्या है, इसमें बेसिकली आपको 5 मिक्स्ड टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, जिसका जो पैटर्न रहेगा दैट इज द ओरिजिनल पैटर्न और लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड अपॉन द एसएससी जेईई। ड्यूरेशन आपको पता है 2 आवर्स का आपका एक्चुअल पेपर होता है, तो 2 आवर्स की भी यहाँ पे जो है पेपर रहेगा। एंड इसकी जो कॉस्ट है दैट इज आपको बोर्ड पे दे रखी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको टेस्ट सीरीज में अच्छा एक वो मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वेट मत कीजिए, जल्दी ही ज्वाइन कीजिए ये टेस्ट सीरीज को। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है कि एन ओपन एंडेड बैरल और ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट, अब थोड़े से न्यूमेरिकल आ गए। सो एन ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डाया is filled with the saturated fine sand having the coefficient of permeability of 10 की पावर में -2 मीटर पर सेकेंड, के की वैल्यू दे रखी है। द बैरल स्टैंड ऑन ए सैचुरेटेड बेड ऑफ द ग्रेवल। आपसे पूछा गया है कि आप मुझे टाइम की वैल्यू बता दो जब वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाए बाय 0.75 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम इफ जो वाटर लेवल का हेड ड्रॉप है या जो हेड लॉस है वह कितना हो रहा है 0.75 मीटर। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको देखो इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं। एक तो इसने ओपन स्टील बैरल है, पहली चीज तो बैरल क्या होती है। नेक्स्ट 1 मीटर इसकी हाइट है, 1 मीटर डाया है। आपसे पूछ रहा है टाइम, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी देके और आपको हेड दिया है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे कोई आपका ऐसा थ्योरी चीज काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे बेसिक लॉजिक काम करेगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो परमेबिलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको डिस्टेंस पता और वेलोसिटी पता तो क्या निकाल सकते हो टाइम निकाल सकते हो। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो हेड ड्रॉप है वो उसका डिस्टेंस उतना ट्रेवल किया है पानी, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है दैट इज 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या आपको यहाँ पे हाइट या डाया की जरूरत है उस स्टील बैरल की टाइम निकालने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दे रखा है। तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक काम करेगा दैट इज द, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे कि अगर आपको वेलोसिटी है दैट मींस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो सेम कहानी मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या है जो भी आपका हेड ड्रॉप हुआ है, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मतलब किस परमेबिलिटी से वो मूव कर रहा है तो के से। तो टाइम कितना निकल के आएगा दैट इज h बाय के। h की वैल्यू इज 0.75 मीटर और ये वैल्यू आपकी 10 की पावर में -2 मीटर पर सेकंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, दोनों मीटर में है इसका मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 175.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 75 सेकंड निकल के आ जाएगी। इसका मतलब आपको जो रिक्वायर्ड टाइम रहेगा उस वाटर को 0.7 मीटर ड्रॉप करने पे विद ए परमेबिलिटी ऑफ 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड इज दी 75 सेकंड। तो 75 सेकंड में वो इतना ड्रॉप कर लेगा अपने लेवल को। तो ये है क्वेश्चन। इसमें क्या बेसिक जो आपकी सॉइल मैकेनिक्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें बेसिक आपकी जो फिजिक्स है उसका आपका बेसिक कंसेप्ट लगा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना पड़ेगा बाय कंपैरिजन ऑफ द यूनिट्स, राइट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन कि रिलेटेड विद, ये क्वेश्चन है आपका रिलेटेड विद द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट क्या होती है। तो अगर मैं इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाऊं आपको, तो देखो इसमें क्या डायग्राम बनता है। जनरली फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में एक आपका ये सॉइल सैंपल है, लेट अस सपोज से। इस सॉइल सैंपल के अंदर आप जो है एक ओपन स्टैंड पाइप लगा के रखते हो जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ ए, लेट अस सपोज से इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, राइट। नाउ अब इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज से दिस इज द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल सैंपल का। स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, और इस स्मॉल ए के अंदर आप किस चीज को मेजर करते हैं। अब चूंकि आपकी फाइन ग्रेन सॉइल भरी हुई है इस सॉइल मास के अंदर, तो इसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा नीचे से। तो आप क्या करेंगे, इसमें स्टैंड पाइप को इंसर्ट करके रखेंगे, और दो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे आप सिंपली इसका क्या करेंगे नोट कर लेंगे अलग अलग वैल्यू ऑफ द हेड। तो ये ओपन स्टैंड पाइप में लेट अस सपोज से अभी पानी यहां तक है, राइट, अभी आपका फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पानी का लेट अस सपोज से लेवल है, लेट अस टेक इस वैल्यू इज h1, ठीक। अब इसके बाद h1 के बाद ये पानी का लेवल फॉल किया, लेट अस सपोज से अब t2 टाइम पे ये वैल्यू इसकी आ गई से h2। बस आपको ये t इंटरवल टाइम में डिफरेंस ऑफ लेवल बस फाइंड करना पड़ता है, और परमेबिलिटी का कोफिशिएंट जो है वो आप निकाल सकते हो बाय k इक्वल टू ए एल अपॉन में कैपिटल A इंटू टी नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10। तो अगर मैं यहाँ पे 2.303 नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग फाइनल अपॉन में इनिशियल, या h2 अपॉन में h1।
तो ये होता है बाय द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय फॉलिंग हेड, वेयर A is the area of this standpipe, L is the length of the soil sample, A is the area of cross sectional of the soil sample, T is the time, और वो ड्यूरेशन है टाइम का जिसमें कि आपका हेड फॉल किया फ्रॉम H1 से H2 के बीच में। तो H1 से H2 के बीच में कितना टाइम इंटरवल लग रहा है, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय फॉलिंग हेड मेथड। नाउ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय फॉलिंग हेड मेथड आपका सुटेबली मैंने आपको बताया फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आप उसका यूज करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन पे आ जाएं अगर हम, तो दिया है क्या कि एक टू सॉइल सैंपल विद द आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशन। तो जब आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशन बोला है इसका मतलब उसका एरिया और लेंथ दोनों क्या है, आपस में सेम है। इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन द लेबोरेटरी अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। अब अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन मतलब उसका एरिया ऑफ स्टैंड पाइप क्या है, सेम दे रखा है। The fall of the water head was measured after the identical time interval, मतलब ये पूरा का पूरा उसने क्या मान लिया है, कांस्टेंट। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट कर दी है, सेम ड्यूरेशन मान ली है दोनों सॉइल सैंपल की, और उसका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टैंड पाइप का। नाउ अब क्या बोल रहा है कि द फॉल ऑफ द वाटर हेड वाज मेजर्ड आफ्टर एन आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। Now the ratio of the initial to final water heads in the test involving in the first sample was 1.25। तो लेट्स सपोज से ये एक फर्स्ट सैंपल और यहीं इसी के बाजू में एक और सेकंड सैंपल है, उसी के बारे में ये बात चल रही है। तो उसने ये दे रखा है कि आपका जो पहला वाला सैंपल है उसमें से जो आपकी परमेबिलिटी निकल के आ रही है वो परमेबिलिटी आ रही है दिस के इक्वल टू एल अपॉन में 80 एल एन H1 अपॉन में H2, और H1 बाय H2 की वैल्यू दे रखी है उसने 1.25। So we can say for sample number 1 K will be equal to AL by AT natural log of 1.25, right? पहली statement. Second, if the coefficient of permeability of the second sample or the second specimen is the 5 times of the first, तो K2 जो कि second specimen है for S2 sample or the second identical sample, K2 will be equal to what? It is the 5 times of the K1 or the coefficient of permeability of first sample. Then you have to find the ratio of the initial to the final water head of the second sample, right? यही पूछा है। So अगर मैं K2 को लिखूं तो K2 को क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है तो AL अपॉन में AT तो सेम हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ से H1 डैश अपॉन में H2 डैश, और मुझे यही H1 अपॉन में H2 डैश निकालनी है। अच्छा अब कैसे निकालें, तुम जानते हो K2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ K1, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ। So I can write 5 times of K1 which is the K2 AL upon में AT natural log of H1 dash upon में H2 dash, ठीक। अच्छा K1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है K1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख लूं AL AT LN 1.25, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे A1 इस K1 की वैल्यू लिख लूं 5 टाइम्स ऑफ AL AT नेचुरल लॉग 1.25, यही है मेरा K1 which is equal to AL AT natural log H1 dash upon में H2 dash that is the falling head in the second sample। AL upon में AT AL upon में AT ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको चाहिए H1 by H2, so it is the 5 times of ln 1.25 is equal to natural log of H1 dash upon में H2 dash। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां से एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, सो H1 डैश अपॉन में H2 डैश का जो रेशियो निकल के आएगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.05 निकल के आएगा। दैट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आपका फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड, जिसमें कि आपको दो रेशियोज निकालने हैं अगर कंडीशन उसने सेम दे रखी है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, टाइम इंटरवल सिमिलरिटी एंड स्टैंड पाइप का एरिया। नाउ इसी के अंदर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि लेट अस सपोज से कि एक सैंपल है जिसमें टी टाइम में सारी चीजें सेम रखी, मैंने सारी चीजें सेम रखी, मैंने ये बोला कि लेट अस सपोज से सेम सॉइल सैंपल में इक्वल इंटरवल टाइम में टी में H1 से H2 फॉल किया, और उसी से सेकेंड इंटरवल ऑफ टी टाइम में वो फॉल कर रहा है H2 से H3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी रीडिंग में कंसिस्टेंसी है या नहीं, तो रीडिंग की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप सिंपल तरीका ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि दोनों सॉइल सैंपल की परमेबिलिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और चूंकि दोनों सॉइल सैंपल की परमेबिलिटी सेम है मतलब उनका टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा आपका, सेम रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ln H1 से H2 तक गया
विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग H2 से H1 तक के गया। इसका मतलब अगर मैं एंटी लॉग लूं तो H1 बाय H2 ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है। दिस इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1 अपॉन में H2 और H2 अपॉन में H3। दिस इज H3। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो आपको ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, H2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू H1 इंटू H2। अगर आपका कंसिस्टेंसी में दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, H1 इंटू H3 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आपकी ली हुई रीडिंग सही है। बट अगर आपने ये रीडिंग में कंसिस्टेंसी अगर ये बराबर नहीं आ रही है तो फिर आपकी रीडिंग जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, मतलब उसमें इनकंसिस्टेंसी निकल के आती है। तो समटाइम्स द क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी को चेक करो, तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आपका टी इंटरवल टाइम में H1 से H2 फॉल किया और उसी टी इंटरवल में अब फॉल कर रहा है H2 अपॉन में H3। मान लो पहले 5 सेकंड में 10 से 5 आया, अगले 5 सेकंड में 5 से 0 आया। अब आपसे पूछा गया है कि जो आपने रीडिंग ली है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको ये चेक लगाना पड़ेगा उनके हेड के ऊपर। क्योंकि AL अपॉन में AT मतलब ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी सेम सॉइल सैंपल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, लेंथ ऑफ फ्लो सेम रहेगा, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप सेम रहेगा और टाइम इंटरवल भी मैंने आपको बोल दिया सेम है। तो सॉइल वही है तो उसकी परमेबिलिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। परमेबिलिटी सेम रहेगी इसलिए आपकी दोनों परमेबिलिटी इक्वल कर दी, सिर्फ हेड का जो है वो अपोजिट रखा है, हेड अलग अलग है। कंसिस्टेंसी आपकी निकल के आएगी H2 स्क्वायर विल बी H1 इंटू H3। नाउ इसी चीज के ऊपर अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को कि इफ ड्यूरिंग ए परमेबिलिटी टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल विद ए फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी परमीमीटर इक्वल टाइम इंटरवल्स आर दी नोटेड टू ड्रॉप दी हेड H1, दिस इज दी H1 से H2 एंड फ्रॉम अगेन H2 से ये आपका फॉल कर रहा है H3, देन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन विल बी होल्ड गुड। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी जस्ट आपको प्रूव ही करके बताया H2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू H1 इंटू H3। तो इन दोनों में से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, दिस H2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू H1 इंटू H3। तो ये होती है कंसिस्टेंसी ऑफ दी रीडिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ रीडिंग। अगर आपको रीडिंग जो ली है उनकी कंसिस्टेंसी चेक करना है तो आपको ये जो H2 स्क्वायर है इसको आपको लगाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दी फॉलिंग हेड। आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ फॉलिंग हेड, कांस्टेंट हेड के बारे में जो बेसिक न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है, राइट। नाउ अब आपको टेलीग्राम लिंक अगर आपको चाहिए है तो आप या तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को बाय और सर्चिंग द नेम AEC प्लस YT डिस्कशन चैनल। तो यहाँ पे आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस और भी जो हमारे IQ सीरीज चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको जानकारी मिलती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी चैनल को ज्वाइन करने से आपको जो है PDF जो भी लेक्चर होते हैं उसकी PDF उस पर अपलोड हो जाती है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर PDF मिलते जाए और आपको सही टाइम पे जो IQ सीरीज है उसका जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती जाए। नाउ नेक्स्ट, आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय इन सभी मोड से, सोशल मीडिया से। टेलीग्राम मैंने आपको बताया है, या तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और बाय फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग दीज नेम्स। नाउ अब हमारे इस मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा एक मेन रीजन ये है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे आपके सामने जो है क्वेश्चन निकाल के लाएंगे ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको ये काफी यूजफुल हो। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो चैनल है AEC YT चैनल, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो जो है वो ऑन टाइम पहुंचे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में, जो भी हमारा सेशन रहेगा IQ सीरीज में। सो मैं यहाँ पे अब लीव लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।